हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। आज हम पॉलिटिकल का जो दूसरा पार्ट है वो पढ़ेंगे। इसमें 2 लेसन बचे हैं। जो मैंने जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनने थे वो सारे मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। आपको पूरी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मानिए इसमें से सवाल बाहर नहीं जाएगा। जितने भी सवाल बनने थे, जिस लाइन से बनने थे, मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये राजनीति का पार्ट 2 है और इसके बाद में फिर हम ज्योग्राफी का एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में 6 क्लास की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर मैं उसके कुछ क्वेश्चन आंसर बिल्कुल बना के लाऊंगी, तो उसका भी देखना और प्रैक्टिस करना। तो शुरू करते हैं हम। इसका जो फर्स्ट लेसन है वो ये है कि जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे क्या कार्य होता है प्रशासन का, उसके बारे में है, जो हमारे सिलेबस में बिल्कुल दे रखा है जिला प्रशासन का। तो इसमें ये देखिए कि सबसे पहले जिला प्रशासन शुरू कैसे, कहाँ से क्या होता है। जैसे हमारा राज्य है उसे हम संभागों में बांटते हैं, फिर जिलों में बांटते हैं, फिर खंड जो विकास स्तर पे बांटते हैं हम, फिर तहसील और फिर ग्राम पंचायत। ये आपको पता है सबसे नीचे स्तर की है, ये सबसे लास्ट होती है और सबसे ऊपर राज्य होता है। अब आज हमें पढ़ना है जिले के बारे में, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे क्या होता है कार्य। तो देखते हैं, जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर। ये सबसे इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर विभिन्न रूपों में भी कार्य करता है। अब किस किस रूप में कार्य करता है ये देखिए। जिला कलेक्टर के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में और जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में। ये एक ही व्यक्ति इतने सारे कार्य करता है यहाँ पे, इस रूप में कार्य करता है। तो ये ऑप्शन आ सकते हैं, बिल्कुल सवाल पूछने के हैं कि किस रूप में कार्य करता है या नहीं करता है। कोई एक दूसरा ऑप्शन डाल दे कि जैसे जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी और कोई दूसरा डाल दे, तो उसमें ये हो जाएगा अपना जिला कलेक्टर। और फिर देखिए जिला प्रशासन के कार्य क्या होता है। जो भी कोई जिले के स्तर पे जो कार्य होंगे क्या क्या होंगे, कि सबसे पहले तो कि जिस भी जिले में वो कार्य कर रहा है वहाँ की शांति व्यवस्था और कानून बनाए रखना, ये कार्य किसका होगा? जिला मजिस्ट्रेट अर्थात जिला कलेक्टर। ये जो एक ही व्यक्ति है वो इस रूपों में कार्य करता है। तो ऑप्शन में जिला मजिस्ट्रेट आए या जिला कलेक्टर आए, ये एक ही बात है, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। जिला प्रशासन का कार्य है कि अपनी अधीनस्थ तहसीलों में विभिन्न भूमियों का अभिलेख रखें। अब जैसे जो जिला प्रशासन होता है उसका ये भी कार्य होता है कि उसके अंडर जितनी भी तहसीलें आती हैं उन तहसीलों में जो भूमि है उनका अभिलेख तैयार करना और उन्हें अद्यतन यानी अपडेट करना। जितने भी भूमि से संबंधित आंकड़े होते हैं उनको अपडेट करते रहना और उनका अभिलेख यानी उनका रिकॉर्ड रखना। और ये एक इसमें टर्म काम आया है। अब ये देखिए क्या है इसका मतलब। गिरदावरी, ये क्या होता है कि फसल तैयार होने पर पटवारी द्वारा उसका विवरण तैयार करना, उसे क्या कहते हैं? गिरदावरी। ये शब्द आप ध्यान रखना, बिल्कुल पूछा जा सकता है। सवाल ऐसे ही बनेंगे, अच्छे बनेंगे, हल्के आसान अगर पढ़ रखा है तो, वरना नहीं कर पाएंगे। बाकी सवाल अगर एक बार भी अपन ने इनका रीड कर लिया 1-2 बार तो अपन आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये गिरदावरी क्या होता है कि ये किसके द्वारा? पटवारी के द्वारा तैयार किया जाता है और ये फसल तैयार होने के बाद होता है। इसका जो विवरण होता है वो तैयार करना होता है। और किसानों से भू राजस्व या लगान कौन लेगा? पटवारी। ये कौन लेगा? पटवारी। रसद सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा अधिकारी कार्य करेगा यहाँ पे? ये देखिए जिला रसद अधिकारी होता है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे इस लेसन में जो जिले से यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना भी कार्य होगा उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो अधिकारी होंगे वो भी यही होंगे। और एग्जामिनर ऐसे आपको फंसाएगा नहीं, वो बिल्कुल देगा कि जिला स्तर पर या जिस स्तर का होगा वो उस स्तर का नाम देगा आपको। ऐसा नहीं है कि खाली देगा कि रसद सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए कौन काम आएगा। अब वो पूछ राष्ट्रीय स्तर पर हम जिला स्तर पर दे देंगे, ऐसा नहीं करेगा। वो देगा कि जिला स्तर पर रसद सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा अधिकारी कार्यरत है। तो ऐसे करके वो बिल्कुल सवाल एकदम साफ शब्दों में देगा आपको। आगे देखिए, जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में अन्य कर्मचारियों के सहयोग से चुनाव संपन्न करवाता है। अब ये देखिए जो जिला कलेक्टर है वही जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, परंतु किसके साथ? उसके जो सह कर्मचारी हैं जिन्हें वो बनाता है अपने साथ में, उन कर्मचारियों के सहयोग से चुनाव संपन्न करवाता है।
जिला स्तर पर जनता की शिकायत और निवारण के लिए कौन सी समिति है? यहाँ देखिए एक समिति कार्यरत होती है, इसका नाम क्या है? जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति, ये समिति का नाम है। आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है सवाल ये। तो जो कुछ हटके होगा वही पूछेगा, बिल्कुल जो कॉमन हर आदमी को आएगा वो सवाल पूछा नहीं जाएगा। और ऐसे 50% जो होते हैं सवाल बिल्कुल सामान्य होते हैं, जो बिना पढ़े ही, जैसे कोई पुराने स्टूडेंट होते हैं किसी और की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जवाब दे दें। लेकिन यह रिट में उनका सिलेक्शन होगा जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कम से कम स्कूल की किताबें ढंग से पढ़ी हो। 6 से लेके 10 तक का है सिलेबस तो, लेकिन हाँ 12 तक का स्टैंडर्ड है जो उन्होंने मेंटेन करे, वो 12 तक का उसमें लिख रखा है कि जो कठिनाई स्तर होगा वो 12वीं की कक्षा तक का होगा। लेकिन हाँ बुक्स तो 10 तक पढ़नी ही है। आगे देखिए कि जिले की जो न्याय व्यवस्था वो किस प्रकार की होती है। यहाँ 3 प्रकार के विवाद होते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, दीवानी, फौजदारी और राजस्व से संबंधित। ये ध्यान रखिएगा कि जो जिले की न्याय व्यवस्था है उसमें कितने प्रकार के विवाद होते हैं, पूछा जा सकता है 3 प्रकार के, उसमें नाम दे दे और चौथा कोई दूसरा दे दे, दीवानी, फौजदारी और राजस्व। तो इसमें देखो दीवानी में कौन कौन से मामले आते हैं, ये जो 2 हैं, ये टर्म्स बहुत ध्यान रखना, ये अपने मुगल काल में भी पूछे जाते हैं और जितने अपने ये ऐसे हैं तो उसमें ये बिल्कुल आराम से ध्यान रखना है इनको। इसमें कौन कौन से, देखो दीवानी में कौन से संपत्ति संबंधी, जमीन संबंधी, जमीन जायदाद का विवाह और किराया और संविदा, ये जो है ये कुछ इसमें है इनके, वो दीवानी के अंदर काम आएंगे। फौजदारी में क्या होएगा, जैसे हत्या है, मारपीट है, चोरी है, ये जो मामले हैं ये किस में आएंगे, फौजदारी में। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और राजस्व, यानी राजस्व से तो नाम से ही पता चलता है, नगाल, ये जो लगान है या भूमि विवाद संबंधी जो है वो उसमें राजस्व में आएंगे। आप बाकी अब दीवानी और फौजदारी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इनके आंकड़े जैसे किराया ऐसे दे दे कि दीवानी में कौन से सम्मिलित नहीं है, हत्या, मारपीट, चोरी और एक ये दे दे विवाह। तो ऐसे पता होना चाहिए कि हाँ ये विवाह इसका है या किस में रखा जाएगा। अब जैसे विवाह और किराया क्या है कि नहीं आएगा, बाकी संपत्ति और जमीन जायदाद ये तो लगभग सब लोग याद कर लेंगे, लेकिन विवाह, संविदा और ये किराया, ये तीनों भी बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए कि जिले में अंतिम निर्णय किसका होगा, जिला कलेक्टर का। ये जो अपील का जो अंतिम होगा, यानी अपील का जो स्तर होगा वो लास्ट कौन होगा, ये जिला कलेक्टर होगा। यहाँ पे FIR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन। अब ये कौन करेगा, जैसे कोई 2 लोगों के बीच में लड़ाई हुई तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो ये FIR करवाता है, और इसका पूरा जो है इसका फुल फॉर्म है प्रथम सूचना प्रतिवेदन, इसलिए FIR कहते हैं इसको। न्यायालय से बाहर, अब लोक अदालत क्या होती है कि जैसे एक तो जो अपन किसी कोर्ट में जाके जज बैठता है या उनकी पीठ बैठती है, उसमें हमारे वकील होते हैं और वहाँ फिर हम अपना केस, हमारा वकील हमारी तरफ से और सामने वाले की तरफ से सामने वाला। यहाँ ऐसा होता है कि लोक अदालत यानी जैसे न्यायालय से बाहर होता है ये एक तो, और इसमें आपसी समझ से, मतलब जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं वो आपस में समझौता कर ले कि अगर कोई गलती हुई है या कोई ऐसा है तो उसमें आपसी समझ से उसी विवाद को समाप्त कर लेना। जैसे कई बार आपको पता है जो ये डिवोर्स के मामले वो होते हैं, वो लगभग यही लोग सुलझा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर कोर्ट में गए तो मामला बहुत लंबा चलेगा और यहाँ पे समय बहुत कम लगता है। अगर किसी को बहुत जल्दी चाहिए न्याय तो वो यहाँ पे लोक अदालत में अपील कर सकता है, और यहाँ पे आपसे समझाइश से काम हो जाता है और बहुत कम समय लगता है यहाँ पे। अब FIR में क्या है कि फौजदारी मामलों में, सबसे पहले ध्यान रखना, ये फौजदारी मामलों में और पीड़ित पक्ष द्वारा दिया गया प्रथम प्रार्थना पत्र होता है। ये देगा कौन, जो पीड़ित है वही देगा, FIR वही करवाएगा यहाँ पे पुलिस के पास जाके। तो ये एक प्रार्थना पत्र जैसा होता है, इसलिए उसको FIR कहते हैं। और फौजदारी मामले कौन से होते हैं, मैं फिर से याद दिला देती हूँ, जैसे हत्या है, मारपीट है, ये इस प्रकार के इसमें आते हैं, चोरी है, तो ये फौजदारी मामलों में आते हैं। आगे नेक्स्ट लेसन है अपने पॉलिटिकल का और लास्ट है, इसके बाद में पॉलिटिकल का जो सेकंड पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसमें ये है मतदाता जागरूकता, और ये लेसन आप देखना 6ठी या 7वीं यूनिट में दे रखा हमारे सिलेबस में। ये है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी, 25, 26, 27 या कोई भी ऐसे ऑप्शन दे दे बिल्कुल नज़दीक के, जो कंफ्यूज करने वाले होते हो। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें देखिए कि ग्राम पंचायत के चुनाव में, इसमें जितने भी हैं हम मतदाता जो वोटर से संबंधित होती है उसी के ही सारा ये लेसन है। तो इसमें है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में
चुनाव चिन्ह ही मुद्रित होता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो होता है ग्राम पंचायत स्तर पे, यहाँ चुनाव चिन्ह है सिर्फ वो होता है, और जो उम्मीदवारों के नाम है यानी कौन कौन लड़ेगा, उन उम्मीदवारों के नाम जो है ये एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर वो अपने हाथ से लिखता है। ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफिसर होता है वो अपने हाथ से लिखता है, यहाँ पे ये जो प्रिंटेड नहीं होते हैं। आगे देखिए, पंचायती राज चुनावों के लिए मतदान केंद्र कहाँ बनाए जाते हैं? पंचायत मुख्यालय पे बनाए जाते हैं। ये सवाल आ रखा है किसी एग्जाम में पीछे कि पंचायती राज चुनावों के लिए मतदान केंद्र कहाँ बनाए जाते हैं, तो फिर ये ऐसा आ जाएगा पंचायत मुख्यालय पे। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर तथा मतदान केंद्र के लिए 5 व्यक्तियों का दल होता है। अब देखिए, जो पंचायत क्षेत्र के लिए जो चुनाव होंगे वहाँ कौन कौन होगा? एक ही रिटर्निंग ऑफिसर होगा और 5 व्यक्तियों का समूह होगा, उसमें एक पीठासीन अधिकारी होगा और 4 अन्य व्यक्ति होंगे। तो ऐसे करके 5 व्यक्तियों का दल यहाँ पे कार्य रहेगा। मतगणना किसके अंडर में होती है, मतलब कौन उपस्थित रहना जरूरी है वहाँ पे? तो ये रिटर्निंग ऑफिसर है, ये वहाँ पे उपस्थित होता है और उसके अंडर में रहते हुए ये मतगणना होती है। नोटा का क्या मतलब है कि इनमें से कोई नहीं। आपसे बिल्कुल सवाल पूछा जा सकता है कि नोटा का मतलब क्या है, कोई ऐसे ऑप्शन दे दे कि जैसे इसका मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं है, यानी जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं यहाँ पे, जैसे 2 3 4 5, और लास्ट में यहाँ नोटा का बटन होता है। मैं आपको अभी बताऊंगी इसका पिक्चर। तो अगर जैसे हमें लगता है कि यहाँ कोई भी मतलब हमारी पसंद का नहीं है, तो हम ये जब प्रेस करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारी नज़र में इनमें से कोई योग्य नहीं है, तब हम नोटा का बटन दबाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान रखिएगा। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका भी पिक्चर में दिखाऊंगी आपको, और इनकी जो फुल फॉर्म है बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखो, ईवीएम में क्या होता है, 2 यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेट यूनिट। एक मिनट रुकिएगा। ईवीएम में 2 होती है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। ये देखिए, बैलेट यूनिट पर हम अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने नीला बटन दबाते हैं। पहले आप रुकिए, 2 पिक्चर है मेरे पास, आप वो देखिए एक बार। जैसे ये देखिए, ये होती है VVP-88, इस पे देखो नाम लिखा हुआ ये रहा। ये यहाँ पे एक स्लिप जैसा दिखता है, हमारे पर्ची दिखती है कि हमने किसको वोट दिया है। वो एक 7 सेकंड के लिए यहाँ पे आती है, फिर उसके बाद में जो ड्रॉप बॉक्स होती है उसमें ऑटोमेटिकली चली जाती है। कितने सेकंड के लिए? 7 सेकंड के लिए दिखती है। तो इसका फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगी आपको कि मतलब ये इसका मतलब होता है कि हमने जिसको वोट दिया है क्या उसी को गया या नहीं गया, ये उसको वेरीफाइड करने के लिए होती है। ये देखिए मशीन, ये ऐसी दिखती है, और ये वो मशीन है जहाँ पे हम अपने पसंद के उम्मीदवार को देते हैं। और यहाँ पे लास्ट में जैसे कहीं पे भी, जैसे मान लो ये 5 लोग खड़े हो और यहाँ पे लास्ट में यहाँ लिख दिया कि नोटा, यानी इनमें से कोई नहीं हमारे हिसाब से। तो ऐसे करके ये होती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, ये देखिए ये बैलेट यूनिट, ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे नोटा का चिन्ह या जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनके सामने नीला बटन दबाते हैं, ये जो यूनिट होती है, 2 यूनिट बताई थी, कंट्रोल और ये। तो ये जो बैलेट यूनिट है इससे जुड़ी रहती है, और जो कंट्रोल यूनिट होती है वो पीठासीन अधिकारी के पास होती है। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो देखो कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, किसी न किसी अधिकारी के हाथ में रहेगा, तो इसलिए ये उसके पास रहती है। और जो बैलेट, अब बैलेट को आप ऐसे देख लो कि कोई भी, जब कोई 2 लोग लड़ते हैं तो अपन बोलते हैं ना बैटल हो रहा है उनके पास, तो आप ऐसे कर सकते हो। जो उम्मीदवार के जो सामने जो नीला बटन दबाते हैं, ये मशीन वहाँ रहती है। और इसका देखिए VVPAT का फुल फॉर्म क्या है? वाटर, V यानी वाटर, वेरीफाइबल यानी कंफर्म करने के लिए, पेपर, ऑडिट, ट्रायल, ये इसका फुल फॉर्म है VVPAT। ये मैंने आपको मशीन अभी दिखाई थी, नीचे उसका पिक्चर दिखाया था। और एक प्रिंटेड पर्ची होती है VVPAT मशीन से, और मशीन के ड्रॉप बॉक्स में 7 सेकंड में चली जाती है। ये मशीन अभी मैंने दिखाई थी कि वो पर्ची वाइट कलर की, वो उस मशीन के अंदर की 7 सेकंड के लिए दिखती है, फिर ऑटोमेटिकली ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है कि हमने फला व्यक्ति को वोट दिया है अपना, तो हमें दिखता है, कंफर्म होता है। देखिए इसका मतलब भी इसमें देखो, ये V का मतलब ये वेरीफाइबल, यानी कि हमने उसको दिया है, क्या उसको गया या नहीं गया, तो ये इसका फुल फॉर्म है। और ये 7 सेकंड के लिए रखती है। और VVPAT क्या है? एक प्रिंटर डिवाइस है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? प्रिंटर डिवाइस है। ये आप मशीन फिर से देखिएगा एक बार, ये देखो इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, ये रहा। और ये पर्ची है वो
जो 7 सेकंड के लिए दिखती है यहाँ पे कि हमने किसको वोट दिया है। ये जस्ट हम जो बटन दबाते हैं ना, जहाँ उस एक होता है बिल्कुल साइड में रूम जैसा, और उसमें पर्दे के पीछे चुपके हम देते हैं, और फिर यहाँ पे वो बहुत सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बटन होते हैं कि हमको किसको देना है, फिर लास्ट में नोटा होता है। तो ये जस्ट उसके पास में ही रहती है ताकि हमें पता रहे। वो एक बीप की आवाज़ आती है, फिर उसके बाद में स्लिप आती है 7 सेकंड के लिए। तो ये दोनों पास पास में होते हैं। ये रही वो, ये बैलेट यूनिट से जुड़ी रहती है, ये उस यूनिट से जुड़ी रहती है। और जो कंट्रोल यूनिट है वो पीठासीन अधिकारी के पास में रहती है। ये देखिए आप एक बार, यहाँ हमारी पॉलिटिकल साइंस के जो दोनों पार्ट है वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम लास्ट ज्योग्राफी का एक पार्ट बनेगा, उसके बाद में हमारी 6th क्लास की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं उसके लिए आपकी कुछ प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगी ताकि आपको पता रहे कि आपने जो पढ़ा है उसमें आप कितना जवाब दे सकते हो। और प्रश्न भी बहुत अच्छे लाऊंगी। हाँ, होगा इन्हीं में से, क्योंकि नया तो कहाँ से लाएंगे। अगर किताबें दे रखी है 6 से लेके 10 तक पढ़नी है तो उन्हीं किताबों में से सवाल बनेंगे, चाहे मैं बनाऊँ या चाहे एग्जामिनर बनाए, वो भी वहीं से बनाएगा। जब नीचे मेंशन कर रखा कि स्कूल की किताबें जो 2019-20 में थी उस सिलेबस पे ही पूरा सिलेबस टिका पड़ा है, तो सवाल यहीं से बनने हैं, किताबों से ही। तो आप एक बार एक नज़र देख लीजिए कि ये कैसे क्या रहता है इनका। राज्य, संभाग, जिला, खंड, तहसील, ग्राम पंचायत, ये हमारा जो शासन का विभाजन है ऊपर से नीचे स्तर तक किस प्रकार होता है। और ये जो कलेक्टर है वो किस किस रूप में कार्य करता है, मजिस्ट्रेट के रूप में, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में। फिर प्रशासन का कार्य क्या होता है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, और भूमियों का जो अभिलेख है वो करना, और जो डाटा है वो अपडेट रखना। और पटवारी का क्या काम होता है, गिरदावरी लेना और लगान लेना, भू राजस्व। और रसद सामग्री का होता है जिला रसद अधिकारी। और जो जिला कलेक्टर है वो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है, उसके साथ बहुत सारे कर्मचारी होते हैं उसके सहयोग करने के लिए। और ये जो शिकायत निवारण के लिए समिति भी बनी है, जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति। और जिले की न्याय व्यवस्था, ये दीवानी और फौजदारी। ये आप दीवानी और फौजदारी को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। इसमें कौन कौन से आते हैं आंकड़े, बिल्कुल पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे अगर बहुत अच्छा सवाल है ये, कि जमीन जायदाद, संपत्ति, विवाह, किराया, संविदा। और ये फौजदारी है, ये राजस्व से संबंधित। और अंतिम निर्णय किसका होता है, जिला कलेक्टर का होता है। FIR का फुल फॉर्म क्या है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन। ये कौन करवाता है, पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो प्रार्थना पत्र देता है ये। और इसमें फौजदारी मामलों में FIR होती है। लोक अदालत यानी आपसी सम्मत से किसी भी विवाद को समाप्त करना। फिर ये मतदाता से संबंधित है। इसमें जो 5 व्यक्ति होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होता है। और नोटा का मतलब क्या होता है, EVM का मतलब क्या होता है, बैटल यूनिट किससे जुड़ी होती है, और कंट्रोल यूनिट किसके पास होती है, पीठासीन अधिकारी के पास होती है। और ये VVPAT मशीन का फुल फॉर्म क्या है। और जो पर्ची दिखती है वो कितने सेकंड के लिए दिखती है, उसमें ऐसे ऑप्शन बिल्कुल आ सकते हैं कि 1 मिनट के लिए, 7 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। और ये किस प्रकार का डिवाइस है, ये आ सकता है कि ये प्रिंटर है या प्रिंटर डिवाइस है, कुछ भी आ सकता है इसमें नाम। VVPAT किस प्रकार का है, ये मशीन है। ये 2 पिक्चर मैंने आपकी सहूलियत के लिए हैं कि ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ज्योग्राफी कल लास्ट टॉपिक रहेगा 6th क्लास का, फिर उसके बाद में 6th क्लास की बुक कंप्लीट हो जाएगी हमारे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ये जो फैमिली है वो और बड़ी हो जाए अपनी। थैंक यू सो मच।